हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छावड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो अपन ने देखो, मैं रिवाइज कर दूँ अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। अपन ने सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, चार्ज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखे थे। उसके बाद में अपन ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज देखा था। उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ देखा था। उसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखा था। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था। उसके बाद में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपन ने फिर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज़ के फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे, एक्सिस के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, रैंडम पॉइंट के ऊपर। उसके बाद में अपन ने डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क देखा था। डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन का फॉर्मूला अपन ने देखा था। उसके बाद में अपन ने उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था। फिर अपन ने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो एक प्यारा सा क्यूट सा चैनल आपका जिसको अपन बोलते हैं जैन अकेडमी, और उसके अंदर एक नया टॉपिक अपन ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझो एक्चुअल में क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले एक चीज़ समझो, अपन ने फोर्स लाइंस पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस अपन बोलते थे कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से फोर्स लाइंस कैसी होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज से कैसी होती है, इनवर्ड। तो अब यूँ समझो कि मैंने इधर तो एक पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है, ठीक है, इस तरह का। तो ऐसे मान लो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे लगा रखा है, सरफेस एक लगा रखी होगी पॉजिटिव चार्ज की, तो फ्लक्स कैसा निकल रहा है, इस तरह से आउटवर्ड, यानी कि फोर्स लाइंस कैसे निकल रही है, इस तरह से आउटवर्ड निकल रही है। अब मैंने इस स्पेस में जो फोर्स लाइन ऐसे जा रही है, इस स्पेस में मैंने एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे रख दिया। ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है और कुछ नहीं है, समझाने के लिए लेकर आया हूँ आप लोगों को। तो मैंने इस स्पेस में एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे रख दिया, मान लो ये मैंने एक एरिया यहाँ पे रख दिया, उन आगे इसका एरिया होता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया की डायरेक्शन किधर होती है, किसी भी सरफेस के एरिया की डायरेक्शन जो होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन होती है। यदि मैं इस सरफेस की बात करता हूँ, इधर वाली सरफेस की, तो एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, होती है ऐसे। यदि मैं इस सरफेस की बात करता हूँ तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस सरफेस की बात करता हूँ तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस सरफेस की बात करता हूँ तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस सरफेस की बात करूँगा तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। किसी भी सरफेस के एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे अपन गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो किसी भी पॉइंट के या किसी भी सरफेस के एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। जैसे ये सरफेस है, इसकी डायरेक्शन मुझे निकालनी है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे आएगी। इसके पीछे वाली सरफेस है, उसकी डायरेक्शन मुझे निकालनी है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड उधर की तरफ जाएगी। समझ में आ रही चीज। तो किसी भी सरफेस के लिए यदि मुझे एरिया की डायरेक्शन निकालनी है तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ऐसे, ठीक है, और मैंने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक एरिया यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो इस ये मानो खोखला एरिया है, तो इसमें से भी कोई फोर्स लाइन इस तरह से पास होगी। ठीक है, और वो कैसी होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। इधर के लिए तो परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएगी, इधर के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगी। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई सरफेस रखी हुई है तो उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पास होती है, उन नंबर ऑफ फोर्स लाइंस को ही नाम क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ रही चीज। किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, चाहे वो आउटवर्ड हो चाहे वो इनवर्ड हो, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ फोर्स लाइंस जो है वो पास होती है या लिंक होती है, उसी नंबर ऑफ फोर्स लाइंस को ही नाम क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ रही चीज। अब देखो ये सरफेस कैसे कैसे हो सकती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किस किस पे डिपेंड करता है। यदि मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस का एरिया जितना ज़्यादा बड़ा ले लूँगा, क्या इसमें से उतनी ही ज़्यादा फोर्स लाइन पास होगी, बिल्कुल होगी। जितना बड़ा मैं एरिया ले लूँगा उसके अंदर से उतनी ही ज़्यादा फोर्स लाइन्स पास होगी। इसका मतलब मैं एक तो ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली किसके है, एरिया के। जितना ज़्यादा सरफेस का एरिया होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ से फोर्स लाइन्स पास होगी। अपन ने बोला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैंने यदि इस सरफेस को ऐसे रख दिया किसी एंगल के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे चल रहा था इस तरह से, और ये सरफेस ऐसे रखी हुई है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस सरफेस का जो एरिया बनेगा,
ठीक है, उस एरिया से एंगल मान लो थीटा बना रखा है, ठीक है। इसको यदि मैं डायग्राम को बोर्ड पे बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, जैसे मान लो ये तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरह से, ठीक है, बहुत ही सुंदर पैरेलल फोर्स लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन ये मान लेते हैं कि ये एरिया जो है वो ऐसे रखा हुआ है, यूँ समझना, ये मान लो ये एक सरफेस जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखी हुई है, ठीक है, इस तरह से रखी हुई है, बहुत बढ़िया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि ये है तो इस सरफेस के जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो मान लो ऐसे निकल गई, ये एरिया की डायरेक्शन है और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। इसको समझना, ये एक्चुअल में कंडीशन है कैसी, यदि मैं इसको कंडीशन को देखना चाहूँ तो ये कंडीशन एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है। कैसे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, यूँ समझना, ये तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे ब्लैक वाला, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये सरफेस ऐसे रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, वो तो ऐसे के ऐसे ही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना ऐसे के ऐसे ही है और ये सरफेस थोड़ी ऐसी बैंड हो गई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इसके एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी, तो इसके एरिया की डायरेक्शन ऐसी होगी, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया के बीच में एंगल कितना बना, थीटा। ये वाला एंगल जो अपने ले रखा है ये कितना है, थीटा। तो ये जो एंगल लिया है ये एक्चुअल में ऐसे थी इलेक्ट्रिक, ये सरफेस ऐसे रखी हुई है इस तरह से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है और एरिया ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अब अपन ये डेफिनेशन में बोला था कि किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लाइंस पास होती है उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो यदि इसका एरिया ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो उस कंडीशन में मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर पास करवाना है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं इधर की तरफ कंपोनेंट ले लूँ इधर की तरफ कंपोनेंट, इधर की तरफ कंपोनेंट ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यदि ये ई इधर की तरफ है तो इस ई का थीटा की डायरेक्शन में यदि कंपोनेंट लेंगे तो वो क्या आएगा, ई कोस थीटा आ जाएगा, ई कोस थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एरिया की डायरेक्शन में यदि कंपोनेंट लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि मैं एरिया की डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो वो कितना आ जाएगा, ई कोस थीटा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट जितना ज़्यादा होगा नंबर ऑफ फोर्स लाइन्स उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सेकंड अपन ये बोल सकते हैं फाई ई डायरेक्टली किसके हो जाएगा, ई कोस थीटा। ये चीज़ समझ में आती है या नहीं आती है कि एक तो जो फ्लक्स होगा वो एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ही होगा, दूसरा अपन ये बोल रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एरिया की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा क्या फ्लक्स ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा। अपन ने बोला था कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जितनी पास पास में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होता है, पढ़ा था अपन ने ऐसी चीज़ कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था फोर्स लाइन जितनी पास पास में थी। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि अपन ने कुछ ऐसा बनाया था, यदि याद हो तो अपन ने कुछ इस तरह से एक डायग्राम बनाया था और फिर मैंने बोला था कि इसमें क्या होगा, ये पॉइंट यदि ए है और ये पॉइंट यदि बी है तो ई ए की वैल्यू ज़्यादा होगी ई बी से, होगी ऐसा। तो अब यहाँ से समझो इस सरफेस के अंदर यहाँ पे मैंने एक एरिया रख दिया, इस तरह से रख दिया, इतना ही एरिया मैंने यहाँ रख दिया इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से दोनों एरिया सेम थे, हालांकि वो बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ इसमें से कितनी फोर्स लाइन पास हो रही है 4 और इसमें से कितनी हो रही है 2 हो रही है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें से फोर्स लाइंस पास होगी, और जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ही कम इसमें से फोर्स लाइंस पास होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा फोर्स लाइन उतनी ही ज़्यादा पास होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ फोर्स लाइन से क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि जितना कम ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ही ज़्यादा इसमें से फोर्स लाइंस पास होगी। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ से फोर्स लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब फाई जो है डायरेक्टली भी किसके हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, और एंगल पे भी डिपेंड कर गया। एंगल पे क्यों डिपेंड कर गया वो चीज़ अभी समझ में आ जाएगी तुम्हारे। जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये सरफेस ऐसे रखी हुई थी, तो इस कंडीशन में तो इसमें से मैक्सिमम फोर्स लाइंस पास होगी कि नहीं होगी, होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल यदि 0 डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री तो बन रहा है भी, एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, तो एंगल कितना बना 0 डिग्री। तो एंगल जब 0 डिग्री बन रहा है उस कंडीशन में फोर्स लाइंस मैक्सिमम पास होगी कि नहीं होगी। अब मैंने इसको रोटेट करना शुरू कर दिया ऐसे, इस तरह से। जब मैंने इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो क्या फ्लक्स कम होता जाएगा? बिल्कुल कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे रोटेट करता जाऊंगा इसके अंदर से ऐसे जो फोर्स लाइंस पास हो रही है वो कम होती जाएगी।
होती जाएगी, होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहाँ पे जाके कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि अब फोर्स लाइंस तो ऐसे निकल रही थी तो इसके अंदर से तो कोई फोर्स लाइंस पास नहीं होगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया के बीच में एंगल बढ़ता जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू कम होती जाएगी और यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी 0 डिग्री 0 हो जाएगी। यानी कि जब एरिया के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उस कंडीशन में फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ इस फॉर्मूले से भी अपन क्लियर कर लेंगे। फॉर्मूले से कैसे क्लियर करेंगे वो चीज़ समझना कि यदि मैं इन दोनों को एक साथ में लिख दूँ, जो अपन ने फॉर्मूले प्रोपोर्शनल्स लिखे हैं उनको यदि मैं एक साथ में लिख दूँ इन दोनों को, तो फाई ई जो है वो डायरेक्टली किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा ई ए कोस थीटा। प्रोपोर्शनल में साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो फाई ई कितना हो गया ई ए कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला बना वो कितना बना ई ए कोस थीटा। अब देखो इसमें स्पेशल कंडीशन क्या क्या है। यदि मैं स्पेशल कंडीशन की बात करूं तो स्पेशल कंडीशन फर्स्ट मैंने मान लिया थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है। मान लिया थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ वो चीज़ समझना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था इस तरह से, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो सरफेस रखी हुई है वो सरफेस ऐसे रखी हुई है, इस तरह से रख दी, इस तरह से, और इसके एरिया की डायरेक्शन भी कैसी है, इस तरह से ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और एरिया की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना 0 डिग्री। जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बना तो फाई ई कितना हो जाएगा, उस कंडीशन में फाई ई कितना आएगा अपने पास में ई इंटू ए। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कोस 0 1 हो जाएगा, तो फाई ई कितना हो जाएगा ई इंटू ए। ये इसके अंदर से मैक्सिमम पास होने वाला फ्लक्स है। क्योंकि मैक्सिमम क्यों हुआ, क्योंकि कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, तो अपन ने 1 ही पुट कर दी, 1 पुट कर दी, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई मैक्सिमम। तो ये जो फ्लक्स बना है ये कैसा बना है अपना मैक्सिमम फ्लक्स बना है। सेकंड कंडीशन मैंने मान ली, सेकंड कंडीशन अपन ने मान ली कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। थीटा किसके बीच का एंगल है, इंटेंसिटी और एरिया के बीच में, दिख रहा है। तो इंटेंसिटी और एरिया के बीच में अपने पास में थीटा एंगल बनता है। तो मान लो ये तो अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसे, और एरिया जो है वो इसमें ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से रख दिया एरिया। तो एरिया की डायरेक्शन कैसी है आउटवर्ड, और इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी है ऐसी। तो एरिया और इंटेंसिटी के बीच का एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो कोस 90 की वैल्यू क्या होगी 0। तो कोस 90 0 होगा तो फाई ई कितना हो जाएगा इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। यानी कि यदि ये अपन प्रैक्टिकली भी समझ लिए थे अभी कि यदि ये ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस यदि ऐसे रखी हुई है तो इसमें से मैक्सिमम फोर्स लाइंस पास होगी, और यदि ऐसे रख दिया तो इसके अंदर से कोई फोर्स लाइन पास नहीं होगी। इस सरफेस से कोई फोर्स, इस थिकनेस को मत देखो, इस सरफेस से कोई फोर्स लाइन पास नहीं होगी। तो उस कंडीशन में फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। अब देखो इसको मैं और रोटेट करता हूँ, ऐसे था मैंने इसको ऐसे मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ केवल, और सरफेसेस की बात नहीं कर रहे। ऐसे था, अभी फिलहाल थीटा 0 था, मैक्सिमम यहाँ से फोर्स लाइंस पास हो रही थी। फिर इधर रोटेट करता गया, कम होता गया, यहाँ पे जाके क्या हो गया 0, ठीक है। और रोटेट करूँगा तो 0 से भी कम हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने इसको रोटेट करते करते ऐसे कर दिया, तो इस कंडीशन में इंटेंसिटी तो ऐसे ही है, इंटेंसिटी डायरेक्शन तो चेंज नहीं करी, लेकिन इस सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन कैसी हो गई परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर की तरफ। इस सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन कैसी हो गई परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी है इस तरह से। तो एरिया और इंटेंसिटी के बीच में एंगल कितना बना, दोनों एक दूसरे क्या है एंटी पैरेलल। भी इंटेंसिटी तो ऐसे जा रही है और एरिया ऐसे आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो थर्ड कंडीशन अपने देखेंगे कि जब थीटा जो है वो 180 डिग्री होगा, उस कंडीशन में क्या होगा फाई ई जो बनेगा वो बन जाएगा ई ए कोस 180। कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये कितना आ जाएगा -e इंटू ए। तो ये जो फ्लक्स बनेगा कैसा बन रहा है नेगेटिव में फ्लक्स बन रहा है। तो फ्लक्स पॉजिटिव में भी है, फ्लक्स 0 भी है, और फ्लक्स नेगेटिव में है। पॉजिटिव में तो कब बना जब ये सरफेस ऐसे रखी हुई थी, ठीक है। एरिया की डायरेक्शन तो अपनी इधर की तरफ थी, इंटेंसिटी भी इधर की तरफ थी। तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स कैसा था आउटवर्ड या इनवर्ड, जब ये ऐसे रखा हुआ था
इस टाइम पे इस सरफेस के लिए फ्लक्स कैसा था, आउटवर्ड था। इस सरफेस से फ्लक्स जो है यानी कि फोर्स लाइन जो क्या हो रही थी, बाहर निकल रही थी। यानी कि जब पॉजिटिव फ्लक्स होता है उस कंडीशन में फ्लक्स कैसा होता है, यानी कि जब पॉजिटिव फ्लक्स हो रहा है तो उस कंडीशन में फ्लक्स कैसा है, आउटवर्ड है आउटवर्ड। लेकिन जब मैंने इसको रोटेट करना शुरू किया, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अब इस वाली सरफेस, ये जो सरफेस इधर वाली दिखाई दे रही है, इस वाली सरफेस के लिए फ्लक्स कैसा है, फ्लक्स तो ऐसे ही जा रहा है, तो इस वाली सरफेस के लिए फ्लक्स कैसा हो गया, इनवर्ड हो गया। यानी कि जब नेगेटिव फ्लक्स है तो फ्लक्स कैसा होता है, इनवर्ड होता है। ये चीज़ अपने दिमाग में, जहन में याद रखनी है कि यदि फ्लक्स पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होता है और फ्लक्स नेगेटिव है तो कैसा होगा, इनवर्ड होगा। क्योंकि कोस 90 के बाद में कोस की वैल्यू जो है वो 180 तक कैसी रहती है, नेगेटिव होती रहती है। तो इसका मतलब कोस 90 के बाद में जैसे अपन आगे चलेंगे, यानी 0 से जैसे अपन आगे उठेंगे तो फ्लक्स नेगेटिव में होता जाएगा और ये जो फ्लक्स बनेगा कैसा होगा, मिनिमम फ्लक्स होगा। क्योंकि कोस 180 की वैल्यू, कोस 180 की वैल्यू या कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 कब हुआ, जब थीटा 180 हुआ। तो इसका मतलब इस कंडीशन में फ्लक्स कैसा हो जाएगा, ये इसका इनवर्ड होगा और ये क्या होगा, मिनिमम फ्लक्स होगा। और जब पॉजिटिव में होगा और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, उस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा और वो कैसा होगा, आउटवर्ड रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। ये तो अपन ने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में छोटी छोटी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। तो फ्लक्स जो है वो आउटवर्ड भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है। अब मान लो मैं यूँ मानूँ कि मैंने छोटे छोटे एरिया से डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो मेरे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरह से, ठीक है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था और मेरे पास में ऐसा कोई एरिया था, ठीक है, वो कैसे भी रखा हुआ हो सकता है, ऐसा कोई एरिया था। अब मैंने क्या किया, इसका छोटा सा एरिया लिया, यहाँ पे ले लिया। इस छोटे से एरिया के लिए मैंने क्या निकाल लिया, इस छोटे से एरिया को अपन नाम क्या दे देंगे, DA, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है। तो इस छोटे से एरिया के लिए यदि मैं फ्लक्स निकाल लूँगा तो कितना आएगा, EDA कोस थीटा आ जाएगा। ऐसे एक और छोटा एरिया ले लिया, EDA कोस थीटा, एक और छोटा एरिया ले लिया, EDA कोस थीटा, एक और छोटा एरिया ले लिया, EDA कोस थीटा। सारे के सारे फ्लक्स मैंने छोटे छोटे एरिया के लिए निकाल लिए। तो मुझे इस पूरी सरफेस से टोटल फ्लक्स यदि निकालना होगा तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, सबका सम कर दूंगा, जितने ही फ्लक्स आएंगे उन सबका क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। और सम करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इस छोटे से एरिया से जो छोटा सा फ्लक्स पास होगा वो तो कितना हो जाएगा, EDA कोस थीटा। ऐसे ही छोटे छोटे फ्लक्स अपन निकालते जाएंगे, सारे के सारे निकालने होंगे तो क्या कर देंगे, सबका सम कर देंगे। और सम करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो d फाई का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा फाई e, और ये हो जाएगा अपने पास में EDA कोस थीटा हो जाएगा। लेकिन ये सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। फ्लक्स जब भी निकाला जाएगा तो सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पे एक सिंबल लगाया जाता है क्लोज का। ये सिंबल क्या बताता है कि सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। अब यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में कोस को हटाते हैं तो क्या आता है, कोस को हटाते हैं तो क्या आता है, डॉट। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। तो यदि स्मॉल स्मॉल एरिया के लिए निकाल रहे हैं तब तो हो जाएगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, यानी कि EDA कोस थीटा। और लार्ज एरिया के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, EDA कोस थीटा। इसको भी यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, यदि इस वाले फॉर्मूले को भी मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये E वेक्टर डॉट A वेक्टर हो जाएगा, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। क्योंकि कोस हटाएंगे तो क्या आएगा, डॉट आएगा। तो कोस हटाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर अपने पास में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो लार्ज एरिया के लिए अपन ये काम में लेंगे और स्मॉल स्मॉल एरिया निकाला है तो स्मॉल स्मॉल एरिया के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब इसकी यूनिट्स देखो क्या आएगी, यूनिट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट जो आएगी, यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट जो आ जाएगी इसकी न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर। भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक तो यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब। और न्यूटन पर कूलम्ब याद है, अरे न्यूटन पर कूलम्ब होती थी, फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का F/Q0। अरे होता था, नहीं होता था। और चार्ज की यूनिट कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक तो यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलम्ब,
इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो यूनिट अपने लिख ली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट अपने पढ़ी थी वोल्ट पर मीटर पढ़ी थी, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा यानी कि वोल्ट इंटू मीटर। तो इसकी एक और यूनिट जो आएगी वो क्या हो जाएगी, वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगी। ये तो इसकी यूनिट आ जाएगी। डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगी, न्यूटन की डायमेंशन, न्यूटन की डायमेंशन फोर्स, फोर्स की डायमेंशन L1 M1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर की डायमेंशन L2, और नीचे है चार्ज, चार्ज की डायमेंशन A1 T1। इसको आगे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगी M1 L1 L2 मिलके क्या हो जाएगी L3 T-2, और ये ऊपर आके T-1 और जुड़ेगा तो T-3, और A ऊपर आके क्या हो जाएगा A-1। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन आ जाएगी। अच्छा एक चीज़ और बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो दिख रहा है तुम्हें वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब कुछ तुम्हारे सामने आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सोचो। देखो अपन ने स्केलर प्रोडक्ट किया है, तो स्केलर प्रोडक्ट करने से जो भी क्वांटिटी मिलती है वो कैसी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपनी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि अपन बोल रहे हैं नंबर ऑफ फोर्स लाइंस। तो नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पासिंग, डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पास होती है उसी को अपन नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देख लिया। बस एक चीज़ ध्यान रखना, थीटा, एक तो फॉर्मूला अपना इंपॉर्टेंट है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ पे डॉट हटाएंगे तो कोस आएगा, और थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इंपॉर्टेंट चीज़ है। थीटा एंगल किसके बीच का है, सरफेस के एरिया और इंटेंसिटी के बीच में, एरिया और इंटेंसिटी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। समझ में आ रही चीज़। और यदि थीटा 0 डिग्री होता है तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है E इंटू ए, और थीटा 90 होता है तो फ्लक्स 0 हो जाता है, और थीटा 180 होता है तो फ्लक्स मिनिमम होता है, और इनवर्ड होता है माइनस का E इंटू ए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें? अब देखो इसमें और आगे क्या आता है, जैसे मान लो ये सरफेस ऐसे रखी हुई है इस तरह से, ठीक है, ये सरफेस ऐसे रखी हुई है, इंटेंसिटी और एरिया के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ से पास होगा E इंटू ए हो जाएगा। मैंने इसको मान लो इस सरफेस को 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, 30 डिग्री, न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, 30 डिग्री से मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो एरिया भी तो 30 डिग्री से रोटेट हो गया। तो एरिया जब 30 डिग्री से रोटेट हो गया तो इस कंडीशन में इंटेंसिटी और एरिया के बीच में एंगल कितना बना, 30 डिग्री। तो उस कंडीशन में अपना जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ई ए कोस 30। समझ में आ रही चीज? तो एरिया ने और इंटेंसिटी के बीच में जो एंगल होगा वही अपन यहाँ पे ले लेंगे, तो एरिया और इंटेंसिटी के बीच में एंगल ले लेंगे तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, ई ए कोस 30। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें इस तरह से क्वेश्चंस भी अपने बनते हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक पॉइंट अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखना, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि पॉजिटिव फ्लक्स है तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव फ्लक्स है तो इनवर्ड होगा, ठीक है। तो फ्लक्स आउटवर्ड भी हो सकता है और फ्लक्स इनवर्ड भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि फ्लक्स जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। पॉजिटिव रहेगा तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव रहेगा तो इनवर्ड होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यदि मैं पूछ लूँ तो छोटा सा क्वेश्चन समझना, जैसे मान लो मेरे पास में एक स्फीयर है, ठीक है, ये मान लिया मैंने स्फीयर है, इस स्फीयर पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। एक और स्फीयर है, इस स्फीयर पे चार्ज कैसा ले लिया मैंने, नेगेटिव, ठीक है। मैं केवल आउटवर्ड इनवर्ड पूछ रहा हूँ, कौन से स्फीयर के लिए फ्लक्स आउटवर्ड होगा और कौन से स्फीयर के लिए फ्लक्स जो है वो इनवर्ड होगा, कैसा होगा कैसा होगा? यदि पॉजिटिव है तो फ्लक्स कैसा होना है, आउटवर्ड। ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव से फ्लक्स कैसा होता है या फोर्स लाइंस कैसी होती है, आउटवर्ड। तो पॉजिटिव से फ्लक्स कैसा होगा, आउटवर्ड। और नेगेटिव है तो फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव से फोर्स लाइंस कैसी होती है, इनवर्ड। तो नेगेटिव है तो फोर्स लाइंस कैसी होगी, इनवर्ड, तो फ्लक्स भी कैसा होगा, इनवर्ड। तो पॉजिटिव सरफेस से फ्लक्स हमेशा आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज यदि है सरफेस तो उस कंडीशन में फ्लक्स कैसा होता है, इनवर्ड होता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी इसके ऊपर। तो यहाँ तक की चीज़ें शायद सबके क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट है तो पूछ लेना, बाकी सिंपल सी चीज़ें हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी सरफेस को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है
तो सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पास हो रही है, वो नंबर ऑफ फोर्स लाइन से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका फॉर्मूला बनता है ई ए कोस थीटा, ई इंटेंसिटी जिसमें उसको रखा गया है, ए एरिया जिस सरफेस को रखा गया है उसका एरिया, और थीटा उसकी एरिया और इंटेंसिटी के बीच का एंगल है। बस मेन चीज़ यही है, ठीक है, बाकी तो और नॉर्मल चीज़ें हैं। तो इसको आगे क्वेश्चंस देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो और देखो। तो ये अपने पास में एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बढ़ाओ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक सिलेंडर रख दिया, ऐसे रख दिया इस तरह से। जब ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मैंने यहाँ पे इस तरह से रख दिया है। जब ऐसे रख दिया तो इस सिलेंडर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा ये अपन को फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही चीज? अब देखो ये दे रखा है कि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब समझते हो? क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हो कि नहीं समझते हो? क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बेटा जान? देखो समझो, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये वाला जो एरिया है, ये एरिया यदि मुझे निकालना है तो मैं इसको ऐसे काट दूंगा। जब मैं इसको ऐसे करता हूं तो इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन, और ऐसे यदि काटा जाता है तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लेंथ के परपेंडिकुलर काटा जाता है तो क्रॉस होता है, लेंथ के पैरेलल तो काटा जाता है तो लॉन्गिट्यूडनल होता है। अपने फिजिक्स के अंदर केवल क्रॉस सेक्शन ही चलता है, लॉन्गिट्यूडनल तो केवल बायोलॉजी का पार्ट है। अपन क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, बहुत जगह आएगा क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि लेंथ के परपेंडिकुलर यदि मैं काट दूं इसको तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर बनेगा। भी सर्कल ही तो बनेगा, एक तरह से रिंग बनेगी, तो रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया, रिंग या डिस्क जो भी बनेगी, तो इसका एरिया कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर। यदि मेरे पास में ऐसे कोई ऑब्जेक्ट होता, यूँ समझो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता स्क्वायर शेप में, तो यदि इसका मैं क्रॉस सेक्शन एरिया निकालता तो कितना बनता? साइड स्क्वायर होता, या फिर मान लो रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है इस तरह से। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, अब ये मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट रखा होता तब तो मैं एरिया क्या लेता? साइड स्क्वायर। यदि ऐसा ऑब्जेक्ट रखा होता तो मैं एरिया क्या लेता? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही चीज? तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसके लेंथ के परपेंडिकुलर यदि मैं उसको कट कर दूं तो एरिया कितना बन रहा है, तो वही क्या हो जाता है? क्रॉस सेक्शन। तो इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है कैपिटल ए, इसका मतलब कैपिटल ए एरिया किसका है? इस वाली सरफेस का है, इस वाली सरफेस का एरिया जो है वो कैपिटल ए है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा या सिलेंडर से कितना नेट फ्लक्स पास होगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो पहले सिलेंडर को, जैसे सिलेंडर अपन को दिखाई दे रहा है, इस सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। ये वाली सरफेस, ठीक है, ये वाली सिलेंड्रिकल सरफेस और ये वाली इसकी सरफेस। समझ में आ रही चीज? तो मैंने सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट कौन कौन से? ये वाली तो मैंने मान ली S1, ये वाली मैंने मान ली S2 और ये वाली मैंने मान ली S3। मान लिया। S1 फ्लक्स के लिए एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? ऐसे रखा हुआ था, ऐसे। इस वाली सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यानी कि मैं ये बात करूं कि इस वाली सरफेस के लिए जो एरिया की डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इस वाली सरफेस के लिए जो एरिया की डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बन जाएगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, इसको अपन ने ए मान लिया, मैं एरिया की डायरेक्शन से डिवाइड कर रहा हूँ इसको। तो एरिया की जो, मान लो मैंने स्मॉल एरिया ले लिया तो क्या हो जाएगा? डीए हो जाएगा। इस वाली सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन, इस वाली सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इस वाली सरफेस के लिए भी यदि मैं स्मॉल पार्ट लूंगा उसका, तो एरिया की डायरेक्शन क्या आएगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ जाएगी। अब देखो एक चीज और, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड 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 होगी ऐसी। यानी कि कुल मिला के इंटेंसिटी से कैसी है, जितनी भी सरफेसेस बनेगी सबके लिए कैसी बनेगी? आउटवर्ड, यानी कि 90 डिग्री पे बनेगी। तो मैं एक स्मॉल पार्ट ले लेता हूँ, उस स्मॉल पार्ट के लिए, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट ले लिया इस सरफेस का, तो स्मॉल पार्ट के लिए एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी? ये वाली आउटवर्ड हो जाएगी। अब मुझे निकालना है कि इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो पहले मैं S1 सरफेस के लिए निकाल लेता हूँ। S1 सरफेस के लिए यदि मैं बात करूंगा तो S1 सरफेस के लिए जो स्मॉल फ्लक्स होगा या जो टोटल फ्लक्स होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? फाई ई। स्मॉल स्मॉल एरिया लिए तो फाई ई क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। ये फाई ई, अब मैं मान लेता हूँ फाई S1 बोल देते हैं इसको।
अच्छे से समझ में आ जाएगी। फाई S1 हो जाएगा। फाई S1 के लिए ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है? ई और डी ए के बीच का एंगल समझो, ई की डायरेक्शन तो ये, एरी की डायरेक्शन ये, एंगल कितना बना? 180। 180 बना तो डॉट हटाएंगे तो कोस 180 आएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 180 हो जाएगा। इंटेंसिटी कांस्टेंट और बाहर आ जाएगी, कोस 180 के लिए -1 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ फाई S1 जो बनेगा वो माइनस ई, तो बाहर आ गया और अंदर क्या रहेगा? इंटीग्रेशन डी ए। इंटीग्रेशन डी ए क्या होगा? इस पूरी सरफेस पे जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया अपन ने लिया है ये वाला, इस पूरी सरफेस से छोटे छोटे एरिया लूंगा तो टोटल करूंगा, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम करना, टोटल करना। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा इसका? टोटल एरिया कितना है इसका? कैपिटल ए। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन डी ए किसके इक्वल होगा? कैपिटल ए के। तो मैं ये बोल सकता हूँ फाई S1 जो आएगा वो कितना आएगा? माइनस का ई इंटू ए आ जाएगा। और देखो अब मुझे निकालना है फाई S2। फाई S2 वही अपन बोलेंगे इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, अपन ने बोला कि जितने भी एरिया लूंगा इस सिलेंडरिकल पार्ट पे, ठीक है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? सबके लिए ऐसे रहेगी, यानी कि एरिया की डायरेक्शन कितनी बन रही है? 90 डिग्री पे। तो एरिया जब 90 डिग्री पे बन रहा है तो यहाँ डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा? 90 कोस 90। तो फाई S2 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0, तो S2 से कितना फ्लक्स पास होगा? 0 हो जाएगा। S3 के लिए बात करते हैं, फाई S3 वही ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। एंगल कितना बन रहा है S3 सरफेस के लिए? इस वाले के लिए, इस वाली सरफेस की बात करेंगे तो एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड, इंटेंसिटी डायरेक्शन आउटवर्ड, एंगल कितना बना? 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री बना तो वही हो जाएगा फाई S3 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन डी ए होगा, ऐसे छोटे छोटे एरिया लूंगा, सारे एरिया को टोटल कर दूंगा तो कितना किसके इक्वल आएगा? टोटल एरिया कैपिटल ए के। तो इंटीग्रेशन डी होगा ए के इक्वल, तो फाई S3 कितना आ जाएगा? ए इंटू ए हो जाएगा। अब यदि मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, फाई टोटल निकालना है, तो अपन क्या बोलेंगे? फाई S1